दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। 7वां और आखिरी जो चरण होगा वो 1 जून को होने वाला है। और इस अंतिम चरण से पहले बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच में शब्दों का वॉर शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया, उससे भी कहीं अधिक प्रखरता के साथ, अधिक तीव्रता के साथ, या अधिक कह लीजिए कि एकदम करारा रूप से हमला उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है। पिछले 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी बिहार में गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया कि आज जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आज जिन्होंने बिहार के अंदर नौकरी के बदले में ज़मीनें ली हैं, उनको हम कल चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जेल में डाल देंगे। खुले तौर पर एक तरीके से इसको धमकी के रूप में लिया गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो खुले मंच से, जनसभा से वो तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम आपको जेल में डाल देंगे। इस चीज़ को लेकर के अब कई तरह की व्याख्याएं जो है वो की जा रही हैं। और तेजस्वी यादव ने उस दिन भी नरेंद्र मोदी को इसका जवाब दे दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे दिया था। मतलब ईंट का जवाब जो पत्थर कहते हैं ना कहावत, उस तरीके से जवाब दे दिया था। इस जनसभा के अंदर भी तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है नरेंद्र मोदी को। और सबसे पहला जो चीज़ है, पॉइंट है, जो कि इसको लेकर के अब चर्चा हो रही है कि क्या देश के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी अपने इशारों पर चलाते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके ऊपर कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो उसको जांच करना कोर्ट का काम है, कानून का काम है। अगर वो व्यक्ति दोषी होता है, उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको सज़ा देना और कितने समय के लिए सज़ा देना, ये सब कानून के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बीच में नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आ रहे हैं? किस हैसियत से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम किसको जेल में डालेंगे, किसको जेल से बाहर करेंगे, किसको कब डालेंगे, कब बाहर निकालेंगे? ये सब चीज़ें कौन होते हैं नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों का डिसीजन लेने वाले? इसका मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी के ही हाथों पे सब कुछ चल रहा है, नरेंद्र मोदी के इशारों पे सब कुछ चल रहा है और नरेंद्र मोदी ही इस पूरे सिस्टम को एक तरीके से हाईजैक कर रखा है उन्होंने और अपने इशारों पर सब कुछ वो नचा रहे हैं। इसका मतलब तो यह निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने उस दिन भी नरेंद्र मोदी को बहुत ही करारा जवाब दिया था कि हम लोग जो हैं, मतलब बिहार के रहने वाले हैं और बिहारी जो हैं वो गुजरातियों से कभी डर नहीं सकता है। हमारे जो भगवान थे उनका भी जन्म जेल के अंदर ही हुआ था। हमारे पिता जो हैं जब भाजपाइयों के सामने नहीं झुके, जब नरेंद्र मोदी से नहीं डरे, तो उनका लड़का नरेंद्र मोदी से क्यों झुकेगा और क्यों नरेंद्र मोदी से डर जाएगा? इतना ही नहीं, जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने एक तरीके से एक चिट्ठी पूरा लिख डाली, 1.5 पेज की चिट्ठी लिख डाली और उस चिट्ठी के अंदर जो है उन्होंने कई सारे मुद्दों को उठाया और प्रधानमंत्री का ध्यान इन मुद्दों के तरफ आकर्षित करने का कोशिश किया। मसलन उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कही कि आप क्यों नहीं जाति जनगणना करवा रहे थे? जब हम लोग आपके पास ये मांग लेकर गए थे कि बिहार के अंदर जाति जनगणना करवाइए, तो आपने उस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया था। फिर जब हमारी सरकार बनी तो हमने अपने राज्य के खर्चे पर बिहार के अंदर जाति जनगणना करवाई। इसके अलावा आरक्षण को लेकर के भी नरेंद्र मोदी को इन्होंने घेरने की कोशिश की कि आप एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। कैसे? प्राइवेटाइजेशन करके। जब आप हर चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देंगे, निजी हाथों में सौंप देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर आरक्षण का लाभ देश के जो पिछड़े दलित हैं उनको नहीं मिलने वाला है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आप देश के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान है वो उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना
चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप जब भी बिहार आते हैं तो तथ्यहीन, आधारहीन और अनर्गल बातें करके यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और आप देश के अंदर जो मुद्दे हैं आज के समय में, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की दुर्दशा है, आर्थिक असमानता है, अग्निवीर है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं, बल्कि आप सिर्फ इधर उधर की वाहियात बातें करके देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बरगलाने का और दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। आपने जो हमें धमकी दी है जेल में डालने की, वो एक तरीके से ये बताता है कि आपके अंदर किस तरीके से बौखलाहट है, किस तरीके की बेचैनी है, और अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से आप इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश की जो संवैधानिक प्रणाली है, उसकी भी आप धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपके इस तरीके के धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं डरे हैं और आगे भी कभी नहीं डरेंगे। आज जब बिहार के अंदर ये रैली हो रही थी, जिसमें कि 3 जगहों पर ये रैली हुई, इंडिया अलायंस की एक तरीके से संयुक्त रैली हुई, जिसमें कि तेजस्वी यादव तो थे ही, इसके अलावा राहुल गांधी भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, मुकेश सहनी भी थे, ये सभी लोग वहाँ पर मंच पर विराजमान थे। और उस मंच पर भी तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहिए कि जो ये नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हम आपको जेल में डाल देंगे, इसको तेजस्वी ने एक तरीके से पकड़ लिया है, उसको एक मुद्दा के रूप में पकड़ लिया और इसको जनता के सामने वो बार बार कह रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और इस जनसभा के दौरान भी उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी हमें इस तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पिता नहीं डरे तो हम इनकी इन गिदड़ भभकियों से क्यों डरेंगे। तेजस्वी ने इसी रैली के दौरान एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो तानाशाही है नरेंद्र मोदी की, ये सिर्फ 4 जून तक ही है। 4 जून के बाद में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी की तानाशाही ख़त्म हो जाएगी। इनका तानाशाही जो रवैया है उसका समापन हो जाएगा, इस देश से विदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बेहद तीखे तरीके से आक्रमण किया, और राहुल गांधी जब संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने कई सारे चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने रखने की कोशिश की। तमाम जो मुद्दे हैं संविधान से लेकर के और अग्निवीर से लेकर के, इन सभी मुद्दों को तो रखा ही उन्होंने, लेकिन इसके अलावा 1-2 और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि राहुल गांधी ने वहाँ पर उठाया। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आजकल जो चल रहा है वो इंटरव्यू को लेकर के, कि पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 70 से 75 इंटरव्यूज़ दिए हैं, और सभी इंटरव्यूज़ हैं वो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स को दिए हैं। आजकल इंटरनेट पर, ट्विटर पर काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी एकदम आक्रामक होकर के, और जो गोदी मीडिया अब उसको ये लोग चमचा बोलना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर कि अपने चमचों को, 4 चमचों को बैठा लेते हैं और वहाँ पर एक प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं, मतलब स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं, जहाँ पर कि सवाल भी नरेंद्र मोदी का होता है, जवाब भी नरेंद्र मोदी का होता है, और जो चमचे हैं वो वहाँ पर सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक चमची का जिक्र किया सीधे तौर पर, एक तरीके से कि रुबका लियाकत उस चीज़ को लेकर इतना बिलबिला गई, इतना तिलमिला गई कि उसको लेकर के मतलब इंटरनेट पर एक अलग ही हवा चल रहा है ना। चमची लोग तरह तरह के तस्वीरें भी बना रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये जो इंटरव्यू है, जो कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, इसको एक तरीके से राहुल गांधी ने इसकी धज्जियाँ उड़ा करके रख दी कि किस तरीके से ये इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी मतलब ऐसा है कि सोचिए कि एक तरह से चुनाव प्रचार है ना। इंटरव्यू भी ऐसे समय पर आता है जब देश में कोई ना कोई, जब चुनाव हो रहा होता है किसी फेज का, उसी दिन उसका या उससे एक दिन पहले या सेम डे में चलता है, और सारा दिन जो गोदी मीडिया के चैनल से उस इंटरव्यू को चलाते रहते हैं, मोदी को दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो उस इंटरव्यू का राहुल गांधी ने धज्जियाँ उड़ा दिया है। एक आजकल जो नया मार्केट में चला है नरेंद्र मोदी जी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, है ना। सभी लोगों ने सुना होगा कि मुझे ऐसा लगता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है और वही हमको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ,
मुझे परमात्मा ने भेजा। इस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी आजकल तकरीबन अपने हर भाषण में इसका जिक्र करते हैं। और आज उन्होंने बताया लोगों को समझाया कि ये जो परमात्मा वाली जो कहानी आई है वो क्यों आई है, इसके पीछे जो क्या कहानी है वो राहुल गांधी ने देश के जनता को बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि देखिए, और ये एक तरीके से सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती है, चैलेंज है कि 4 जून के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जब नरेंद्र मोदी कुर्सी से उतर जाएंगे, तो यही ईडी वाले जो आज विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े हुए नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार या नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार, यही ईडी वाले 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी से पूछताछ करना शुरू करेंगे कि आपने तमाम तरीके के जो घोटाले किए हैं, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो वसूली रैकेट हो, अडानी अंबानी जिसका कि काला धन के बारे में मोदी जी ने खूब जिक्र किया कि अडानी अंबानी जो है टेम्पो में भर भर करके नोट भेजते हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बाद कभी इस चीज़ का लेकर के दोबारा जिक्र नहीं किया कि अडानी अंबानी के यहाँ ईडी वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी को ये चेता दिया, उनको आगाह कर दिया कि 4 जून के बाद जब सरकार बदलेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और जब यही ईडी वाले नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेंगे तो नरेंद्र मोदी जानते हैं क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब उस परमात्मा ने किया है ना। तो इस तरीके से इस कहानी को यहाँ पर गढ़ा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो इनकी भाषाई शैली है, जो भाषाई मर्यादा है, जिस हद तक गिर चुकी है, उसके ऊपर बात करना मुझे लगता है कि वक्त जाया करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक आज के समय में एक ऐसा व्यक्ति हो चुके हैं जिनसे ये उम्मीद करना, भाषा की मर्यादा का उम्मीद करना, मुझे लगता है कि खुद को भ्रम में रखने के जैसा है। और इसीलिए इनकी जो इस तरह की जो गरिमा है या ये इस तरह की बातें हैं, वो अब लोगों को सामान्य लगने लगा है। और बल्कि लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि जो 7वां चरण का चुनाव होना है, उससे पहले मोदी जी और कितना गिरेंगे, किस हद तक, किस नीचता तक नरेंद्र मोदी जाएंगे और कैसी बातें करेंगे, इसका भी लोग अब अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, बिहार के इन 3 जगहों पर जो ये जनसभा हुआ, जो रैली हुआ, वहाँ पर ये नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये बहुत आक्रामक हैं। और अभी ऐसा जो लग रहा है इनका बॉडी लैंग्वेज देख करके, चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी नेता हो, उससे बहुत स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि 6 चरण के चुनाव के पश्चात इंडिया अलायंस काफ़ी आगे है और नरेंद्र मोदी जो है वो काफ़ी पीछे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास नरेंद्र मोदी को भी हो चुका है। इसीलिए संभवतः ये अब कुछ अलग तरीके का प्लान कर रहे हैं कि 4 जून के बाद क्या किया जाएगा, फाइलों को कैसे निपटाया जाए। इसीलिए इन्होंने कल कहीं कोई देश में प्रचार कार्य नहीं किया, बल्कि सुनने में ये आ रहा कि ये दिन भर दिल्ली में बैठे रहे और वहाँ पर फाइलें उन्होंने निपटाने का काम किया। बहुत सारे लोगों की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और क्या क्या न जाने उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। और इसीलिए इंडिया अलायंस वाले भी अब खुल करके ये बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद, और राहुल गांधी ने तो पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है कि 4 जून के बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, ये 4 जून के बाद ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।